विनिमय नियंत्रण की विधियाँ। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का बैंकिंग का, करेंसी बैंकिंग का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकार से कंपलसरी क्वेश्चन है। तो विनिमय नियंत्रण की दो विधियाँ होती हैं, तो प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो पहले प्रत्यक्ष विधि इसके 8 पार्ट होते हैं और अप्रत्यक्ष की 3। एक एक को देखते हैं। सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप में सरकार जो है वो स्वतंत्र रूप से विनिमय बाजार में प्रवेश करती है, जिसका उद्देश्य होता है विनिमय दर का अधिमूल्यन और अधोमूल्यन करने के उद्देश्य से प्रवेश करती है। और जिस विधि द्वारा सरकार हस्तक्षेप करती है उस विधि का नाम होता है विनिमय उत्बंधन। उसके 2 भाग होते हैं, विनिमय दर को ऊंचा रखना और विनिमय दर को नीचा रखना। उसके बाद दूसरी विधि आती है विनिमय प्रतिबंध। विनिमय प्रतिबंध में एक देश की सरकार विनिमय बाजार में अपने देश की मुद्रा की पूर्ति को क्या करती है, घटा देती है और विनिमय दर को बनाए रखती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में है, पहले जो सरकार होती है वो विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय के जो लिखे होते हैं वो अपने पास भी रख सकती है और केंद्रीय बैंक के पास भी रख सकती हैं। और जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में बदला जाता है तो इसके लिए सरकार की पूर्व आज्ञा लेनी पड़ती है। तीसरा है कि गवर्नमेंट के आर्डर के अनुसार जितने भी लेन देन लेखे जोखे होते हैं उनको सरकारी एजेंसी व कंपनियों के द्वारा रखा जाता है। तीसरा आता है विनिमय समाशोधन समझौते। विनिमय समाशोधन समझौते में क्या होता है कि 2 देश आपस में ऐसा अनुबंध करते, ऐसे समझौता करते हैं कि उन एक दूसरे के देशों के भुगतानों को इस प्रकार से चुकता किया जाएगा कि उन्हें विनिमय बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1929 और 1930 की विश्वव्यापी महामंदी के समय इस रीति का कई देशों ने अनुसरण किया और इसके कुछ गुण हैं। इससे विनिमय प्रतिबंध की अपेक्षा ये काफ़ी लाभप्रद प्रूफ हुआ है और व्यापार में संलग्न जितने भी देश होते हैं उनके व्यापार में संतुलन बनाने में काफ़ी सहायता करता है। विनिमय समाशोधन समझौता और विदेशी विनिमय से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको भी दूर करने में सहायक होता है विनिमय समाशोधन समझौता। के बाद आता है भुगतान समझौता। भुगतान समझौता 1914-1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध के समय और 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के समय कई देशों ने भुगतान समझौता को अपनाया। भुगतान समझौते में पूर्व निर्धारित अवधि में 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा को निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के भुगतान समझौते में संतुलन बनाए रखना होता है। उसके बाद आता है स्वर्ण नीति। स्वर्ण नीति में स्वर्ण नीति के क्रय विक्रय के जो कीमत होती है उनमें परिवर्तन कर दिया जाए तो जो विनिमय नियंत्रण होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उसके बाद है यथास्थिर समझौता। यथास्थिर समझौते में क्या हो, अल्पकालीन विदेशी ऋण को स्थगित कर पूंजी के बहिर्गमन को रोक दिया जाता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और एक देश से दूसरे देश में पूंजी के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अल्पकालीन विदेशी ऋणों को दीर्घकालीन विदेशी ऋणों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है विलंब काल हस्तांतरण। विलंब काल हस्तांतरण में होता है कि इसमें पेमेंट जो भी सौदा होता है उसका जो भुगतान होता है वो तुरंत ना करके उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, 1 महीने 2 महीने। तो जो समय दिया जाता है उसी में सरकार क्या करती है, विनिमय नियंत्रण से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी लेखे जोखे होते हैं उनका समायोजन कर लेती है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, विनिमय समानीकरण खाता। विनिमय समानीकरण का इंग्लैंड में सर्वप्रथम अप्रैल 1932 में इंग्लैंड में प्रयोग किया था, इसकी स्थापित हुई थी। और फिर उसके बाद इसका उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य में पूंजी के अल्पकालीन आवागमन और भुगतान से इसमें होने वाले उच्चोवचन के फलस्वरूप विनिमय दर के उच्चोवचनों को कम करना था। और इसमें देखते हैं पाउंड में भविष्य की विनिमय दर के उच्चोवचनों को रोकने के लिए EEA का मतलब विनिमय एक्सचेंज समानीकरण इक्वलाइजेशन अकाउंट की स्थापना की गई, जिसकी प्रारंभिक पूंजी अमेरिकन डॉलर में 25 मिलियन पाउंड के बराबर थी, जिसे बढ़ाकर 150 मिलियन पाउंड कर दिया गया। और इसका एक ऑब्जेक्टिव और था विनिमय समानीकरण की समस्त विदेशी कोषों को प्राप्त करना। और विनिमय नियंत्रण की अब प्रत्यक्ष विधियाँ 3 होती हैं। पहली है ब्याज दरों में परिवर्तन। ब्याज दरों में परिवर्तन, जब किसी देश की ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज की जाती है, तब विदेशी विनिमय नियंत्रण में विदेशी पूंजी एवं बैंकिंग कोर्स आकर्षित होते हैं और पूंजी का बहिर्गमन नहीं होता। इससे देश की जनता को अपने ही देश में विनियोग करने की प्रेरणा मिलती है। इससे क्या होता है कि घरेलू मुद्रा में वृद्धि हो जाती है, घरेलू मुद्रा की मांग में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और विनिमय दर जो है वो देश के अनुकूल हो जाती है। अब इसके विपरीत देश देखते हैं, जब ब्याज दर में कमी की जाती है, डिक्रीज किया जाता है, तो पूंजी देश के बाहर जाने लगती है और विनिमय दर जो है वो देश के प्रतिकूल हो जाती है। उसके बाद दूसरा है आयात कर एवं अभ्यंश। आयात करों का प्रयोग किया जाता है
किसी देश की सरकार या तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए या विनिमय दरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है लास्ट है निर्यात प्रोत्साहन एवं निर्यात अनुदान। सरकार क्या करती है कि निर्यात में कुछ रियायत दे करके उसको बढ़ाती है, निर्यात को बढ़ाती है, जिससे क्या होता है कि विदेशी विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा की जो मांग है वो वृद्धि हो जाती है। घरेलू मुद्रा की जो मांग है, मात्रा है, उसमें वृद्धि हो जाती है। उसी के फलस्वरूप देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मतलब विनिमय दर जो है वो देश के पक्ष में हो जाती है। इस प्रकार से ये था विनिमय नियंत्रण की विधियाँ। विनिमय नियंत्रण की 2 विधियाँ, प्रत्यक्ष विधियाँ और प्रत्यक्ष विधियाँ, दोनों विधियों को फुल डिस्क्रिप्शन से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।